एक अनाथ बच्चा जिसने बना डाली 22 लाख करोड़ की कंपनी लुई विटन एलवी, जो कि दुनिया का एक जाना माना ब्रांड है। इस कंपनी को बनाने वाला शख्स जिसका नाम लुई विटन था और अपने नाम के ऊपर ही उसने इस कंपनी का निर्माण किया था। लुई विटन का जन्म 4 अगस्त 1821 को फ्रेंच शहर के एनांस में हुआ था। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको लुई विटन की स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरह लुई विटन ने एक 22 लाख करोड़ की कंपनी को खड़ा किया। लुई विटन नाम का शख्स जिसने इस कंपनी की नींव रखी थी, देखा जाए तो अपने बचपन में ये एक अनाथ और काफी गरीब बच्चा था, जिसके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही सर ढकने के लिए छत थी। आज के समय में अगर हम किसी भी कामयाब शख्स को देखते हैं तो हमेशा उसकी शोहरत दौलत के बारे में ही सोचते हैं, साथ ही ये भी सोचते हैं कि वो कितना किस्मत वाला है, उसके पास ये सब कुछ चीजें हैं। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए वो किन किन परेशानियों से गुजरा है, उसने अपने जीवन में कितने संघर्ष करे हैं और कितने ही संघर्ष करने के बाद कोई इंसान कामयाब बनता है। ऐसी ही कहानी है लुई विटन की। ये बात है 1835 की, जब लुई की उम्र 13 साल की थी। लुई बचपन में ही अपनी सौतेली मां के साथ रहा करता था। अपनी सौतेली मां के अत्याचार से तंग आकर लुई अपने घर से भाग निकला और यहां से निकलने के बाद पैदल ही 459 किलोमीटर की दूरी तय करके वो पेरिस पहुंचा। और इतनी ज्यादा दूरी तय करने में लुई को पूरे 2 साल का समय लगा। इन 2 सालों में लुई विटन कई जगहों पर रुकता रहा और कई कंपनियों और होटलों में अपना पेट भरने के लिए काम करता रहा। लेकिन सिर्फ यहां काम ही नहीं करता था, इसके अलावा लुई का पूरा कंसंट्रेट अलग अलग स्किल्स को सीखने में लगा रहा। लुई का सपना बन चुका था कि अब उसे पैसा कमाना है और उसे एक कामयाब शख्स बनना है। जगह जगह काम करने के बाद उसको सिर्फ इतने ही पैसे मिलते थे जिससे वो अपना पेट भर सके। लेकिन इन सब जगहों से जो अनमोल चीज लुई को मिल रही थी वो था हुनर, यानी कि स्किल्स, जिसके जरिए लुई एक बहुत ही कामयाब शख्स बनने वाला था। लुई पेरिस आने के बाद आर्टिस्ट और कारीगरों के पास काम करने लगे, जहां रहकर उन्होंने मेटल, लकड़ी, फाइबर और पत्थरों का काम सीखा। ये वो समय था जब पेरिस में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था। हाल ही में पेरिस में ट्रेन का आविष्कार हुआ था और बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों ने ट्रेन के जरिए सफर करना शुरू भी कर दिया था। लेकिन एक परेशानी थी जो वहां के लोगों को झेलनी पड़ रही थी, वो थी लगेज की। लोगों को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काफी बड़े बड़े बैग्स की जरूरत होती थी। जब लुई पेरिस में काम कर रहा था तो उसने इस बात को नोटिस किया कि पेरिस के अंदर लगेज बैग्स का बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ रहा है और हर किसी को लगेज बैग्स की जरूरत पड़ रही है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये लड़का कई तरह की कारीगरियां सीख चुका था और सिर्फ एक मौके का इंतजार था। जो बैग लगेज के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो काफी बड़े बड़े और बॉक्स की तरह दिखने वाले थे। इसके बाद लुई ने एक दुकान पर काम करना शुरू किया जहां पर ये लगेज बैग बनाए जाते थे। यहां काम करने पर लुई को सिर्फ उसकी जरूरत के मुताबिक ही पैसे मिले। लेकिन थोड़े टाइम बाद लुई ये लगेज बैग बनाना सीख चुका था। ज्यादातर जितने भी कस्टमर लगेज बैग लेने आते थे उन्हें लुई के बने हुए लगेज बैग ही पसंद आते थे। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद तो लुई की किस्मत पूरी तरह चमकने वाली थी। इन्हीं कस्टमर में से एक थी फ्रांस की महारानी, जिन्होंने लुई को अपने पर्सनल बॉक्स मेकर के रूप में हायर किया। काफी समय तक लुई ने महारानी के लिए काम किया और फिर लुई ने अपनी खुद की दुकान खोलने का फैसला कर लिया। और यही शुरुआत थी आज के मशहूर ब्रांड लुई विटन की, यानी कि एलवी की। उस टाइम पर जो बैग्स बनाए जाते थे, ये बैग लेदर के बनाए जाते थे। उनका शेप रेक्टेंगल होता था और ऊपर से ये कर्व शेप के होते थे। इनको ऐसा शेप इसलिए दिया जाता था ताकि बारिश के समय पानी इन बॉक्स के ऊपर ना रुके। लेकिन ऊपर से कर्व शेप होने की वजह से इन बॉक्स को एक के ऊपर एक नहीं रखा जा सकता था और ये बॉक्स काफी ज्यादा जगह घेरता था। ये देखने के बाद लुई को एक आइडिया आया और उसने अपने जो बॉक्स बनाए वो लेदर की जगह कैनवास के बनाए। और कैनवास लेदर के मुकाबले हल्का, टिकाऊ और वाटरप्रूफ होता है। और लुई विटन इन बॉक्स की छत को रेगुलर शेप में बनाने लगा, जिसकी वजह से बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा जा सकता था। साथ ही में ये बॉक्स दिखने में भी काफी ज्यादा क्लासी लगते थे। थोड़े ही समय में लुई विटन के बैग्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे और ज्यादातर लोग लुई के बने हुए बैग्स का ही यूज करते थे। सिर्फ लुई का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद लुई ने हैंडबैग बनाना शुरू किया
लुई ने अपने बैग्स के ऊपर एक रेड और पीच कलर की स्ट्रिप्स का पैटर्न बनाना शुरू किया और लुई का ये आइडिया भी काफी ज्यादा शानदार था। इसकी वजह से कस्टमर अपने बैग को लोड होते हुए दूर से ही देख लेते थे। इस पैटर्न ने लुई के बैग्स को एक पहचान दे दी। साथ ही में ये पैटर्न लुई के कस्टमर को एक ब्रांड का भी फील देता था। लेकिन इसके थोड़े ही समय के बाद लुई की डेथ हो गई। अब लुई का ये इतना बड़ा कारोबार लुई के बेटे जॉर्ज के हाथों में आ चुका था। लुई का बेटा भी काफी ज्यादा टैलेंटेड था और उसने अपने फादर के इस कारोबार को बखूबी संभाल लिया। जॉर्ज ने इन बैग्स की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए इन बैग्स के ऊपर लॉक लगाना शुरू किया और ये लॉक कोई मामूली लॉक नहीं था, बल्कि जॉर्ज ने एक ऐसा लॉक इन बैग्स के ऊपर लगाया जिसे कोई शातिर चोर तक नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि उस समय के पैसेंजर्स की सबसे बड़ी परेशानी चोरी ही थी। उनके बैग से सामान निकालकर चोरी कर लिया जाता था और लुई के लॉक्स वाले बैग्स में चोरी नहीं की जा सकती थी। लुई के बेटे जॉर्ज का ये आइडिया भी कस्टमर को काफी ज्यादा पसंद आया और इसके बाद तो लुई के बैग काफी ज्यादा डिमांड में आ गए और फिर धीरे धीरे करके लुई विटन के कई सारे स्टोर पूरे पेरिस में खुलने लगे। फिर इसके बाद जॉर्ज ने इन बैग्स को एक मोनोग्राम दिया। जॉर्ज ने ये मोनोग्राम अपने फादर लुई विटॉन की याद में एलवी ही बनाया और फिर धीरे धीरे लुई के इन बैग्स के ऑर्डर बाहर देश से भी आने लगे और फिर इसी के चलते लुई के बेटे जॉर्ज ने अपने इन बैग्स की एक शॉप लंदन में भी खोल दी। लुई के इन बैग्स के ऊपर सिर्फ मोनोग्राम ही नहीं बल्कि लुई का पैटर्न भी प्रिंट किया जाने लगा। लुई विटन तो मर चुके थे, लेकिन उनकी बनाई हुई कंपनी आज के समय में लग्जरी बैग्स फैशन की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है और आज के समय में इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 22 लाख करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा है। लुई की कंपनी में बनाए जाने वाले बैग्स काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं। साथ ही में एलवी के बैग्स सिर्फ पेरिस में ही बनाए जाते हैं। एलवी अपने बैग्स को अन्य किसी भी देश में नहीं बनवाता, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि अगर इन बैग्स को बाहर देश में बनवाया गया तो उनकी क्वालिटी में फर्क आ सकता है और ये लोग अपनी क्वालिटी के लिए काफी ज्यादा सीरियस हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि एक इतनी बड़ी कंपनी को चलाने वाला शख्स विटन फैमिली का मेंबर नहीं है, बल्कि कोई और ही है। असल में हुआ यह था कि जॉर्ज विटन के 3 पोते थे और इन तीनों के ही इस कंपनी को चलाने के लिए अलग अलग व्यूज थे, इसलिए उनके आपस में काफी झगड़े होते रहते थे और इसी वजह से ये कंपनी हेनरी रिकेमर नाम के एक शख्स के हाथ में चली गई। हेनरी रिकेमर इन तीनों का ब्रदर इन लॉ था। हेनरी जब इस कंपनी में आया तो उसने देखा कि जिन रिटेलर्स को ये बैग बेचने के लिए दिए जा रहे हैं वो 100% प्रॉफिट पर इन बैग्स को बेच रहे हैं, यानी कि 1 लाख के बैग को 2 लाख में बेचा जा रहा है और कंपनी को इसका कोई भी शेयर नहीं मिलता है। पूरा बैग बनाने के लिए भी कंपनी को इसका प्रॉफिट बहुत ही कम मिल रहा था, जबकि रिटेलर्स को काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा था। इसके बाद हेनरी ने वर्टिकली इंटीग्रेशन करने का फैसला किया। वर्टिकली इंटीग्रेशन यानी कि अब ये कंपनी बैग्स रिटेलर्स को नहीं देगी, बल्कि खुद ही पब्लिक को बैग सप्लाई करेगी और ऐसा करने के बाद लुई की कंपनी को 40% का प्रॉफिट हुआ और इसके बाद से ही ये पूरी कंपनी हेनरी के द्वारा ही चलाई जा रही है और अब इस कंपनी का नाम LVMH हो गया है। ये पूरी कहानी थी लुई विटन की, जिसने इस कंपनी को खड़ा किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।